हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। 1 मार्क सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं हिस्ट्री। ओहो, मोस्ट अवेटिंग और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप लेकर के आपके सामने आ गए। एक्चुअली ये टॉपिक ही इतना बड़ा है ना कि ये एक वीडियो में इसको हमने कवर नहीं कर पाया है ना। उसके लिए थोड़ा सा बच्चों से हम माफ़ी चाहेंगे कि उनको 2 वीडियोस मेरे देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में तो सिर्फ MCQs ही कवर हो पाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके 1 लाइनर, कुछ पिक्चर स्टडीज़, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ मैचिंग्स, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के हमने क्या कवर किए हैं, सिर्फ हमने MCQs कवर किए हैं, ठीक है। लेकिन बस ये कि हाँ, एंटायर चैप्टर कवर हो जाएगा, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई सैम्पल पेपर नहीं, कोई और अदर स्टडी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस भरोसा रखिए मेरे ऊपर, आपको हम बहुत ऊपर तक लेकर के जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं अपने वीडियो की साइड पर। भाई पूरी एंथुजियाज्म के साथ, क्योंकि भाई ये पढ़ने जा रहे हैं हम हिस्ट्री, और हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। एली, या इसको हम ईल भी कह सकते हैं, द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। भाई ये एली एक ना मेजरमेंट था माने, और किसके लिए यूज़ किया जाता था इस मेजरमेंट को, पता है ना, बताया था ना, क्लॉथ के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लॉथ को। जैसे अपन क्या क्लॉथ को नापते हैं तो अपन मीटर में नापते हैं ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे ही जर्मनी में इसे यूज़ करते थे। तो उसे क्या कहते थे ये लोग कहते थे उसको एली, ठीक है। आगे देखो, जोलेवेरियन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रूशिया रिफर्स टू, ये क्या चीज़ है ना, जोलेवेरियन, ये क्या चीज़ है? ये है उनका एक कस्टम यूनियन था। क्या था ये? कस्टम यूनियन। ट्रेड यूनियन नहीं था, लेबर यूनियन नहीं थी, फार्मर्स यूनियन नहीं था, ये क्या था? ये कस्टम यूनियन था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डू द सेंट्स, एंजल्स एंड क्रिस्ट सिंबलाइज इन यूटोपियन विजन। ये सब की चीज़ें क्या चीज़ें हैं? व्हाट डू द सेंट्स, एंजल्स, है ना, या फिर क्रिस्ट, ये सब क्या चीज़ हैं? ये है फ्रेटर्निटी अमोंग नेशंस। नेशंस के बीच में ये फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, उसको ही सिंबलाइज करते हैं, उसको ही दिखाते हैं। योर आंसर्स, ठीक है। चलें आगे चलें। हु वर जंकर्स, सबको पता है जंकर्स कौन थे? जंकर्स थे लार्ज लैंड ओनर्स। लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहा जाता था? जंकर्स कहा जाता था। अगर जंकर्स की डेफिनेशन आ जाए तो लिख देना लार्ज लैंड ओनर्स आर कॉल्ड जंकर्स, या फिर जंकर्स आ जाए तो लिख देना लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस का इंडिपेंडेंट नेशन बना था, ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन बना था, तो वो कौन सी ट्रीटी हुई थी? कौन सी संधि थी? ट्रीटी मीन्स होती संधि, तो वो थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। ट्रीटी ऑफ वियना नहीं थी, वियना में तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या डिफीट हुआ था, वो नहीं थी। ये कौन सी थी? ये थी कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में, जब ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ था। चले नेक्स्ट आगे देखें। 7th में 6 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वाज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड। अब यूनाइटेड नेशंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था, इनमें से कौन सी ट्रीटीज थी? ठीक है, क्या ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी? एक्ट ऑफ यूनियन था? ट्रीटी ऑफ पेरिस थी? ट्रीटी ऑफ वियना? नहीं, एक्ट ऑफ यूनियन। क्या था? एक्ट ऑफ यूनियन। योर आंसर्स। चलें नेक्स्ट चलते हैं। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन। इन सब में कौन सा एक ग्रुप था जिन सब ने मिल करके नेपोलियन को हरा दिया था? कौन सा ग्रुप था, है ना? कौन से इसमें कंट्री थे? तो देखो इसमें कंट्री थे ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया और ब्रिटेन। 4 कंट्री थे। कौन से नंबर पर लिखे हुए हैं? ये C नंबर पर लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया था। रोमांटिज्म रिफर्स, रोमांटिज्म क्या चीज़ होती है? रोमांटिज्म था हमारा क्या? कल्चरल मूवमेंट था। अपने कल्चर से प्यार करो, अपने कंट्री से प्यार करो, उसकी लैंग्वेज से प्यार करो, है ना, उसके कस्टम से प्यार करो, तो डेट इज कॉल्ड कल्चरल मूवमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। 1789 से पहले, इस रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में कौन से टाइप की गवर्नमेंट फंक्शनिंग में थी? वो पता है सबको, मोनार्कीज थे। डिक्टेटरशिप थी नहीं, मिलिट्री थी नहीं, बॉडी ऑफ प्राइवेट सिटीजन थे नहीं, मोनार्कीज थे।
सही है। मूव टू नेक्स्ट। गुड, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा यहाँ था, क्रेडल था वो बिल्कुल, किसे माना जाता था, वो था ग्रीस। कौन सा था, ग्रीस। ठीक है, सी पॉइंट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट नेशनलिटी। द आर्टिस्ट फ्रेडियो सोरियो हु विजुलाइज्ड इन दिस पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, एक आर्टिस्ट फ्रेडियो सोरियो ने एक पिक्चर बनाई है ना, जो आपकी हिस्ट्री के सबसे फर्स्ट पेज पर बनी हुई है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ये पूछना चाहते हैं, करेक्ट, चूज द करेक्ट नेशनलिटी। आर्टिस्ट फ्रेडियो सोरियो कहाँ के थे, ये स्विस, SWISS। ठीक है, उनकी नेशनलिटी कहाँ की थी, स्विस की थी। नेशनलिज्म विच एमर्ज एज ए फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मीन्स। नेशनलिज्म का मतलब क्या था 19th सेंचुरी के बीच में, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। एक पर्सन का अपनी कंट्री के लिए, है ना, उसकी हिस्ट्री के लिए, उसके कल्चर के लिए स्ट्रॉन्ग डिवोशन होना चाहिए। मैंने हम पूरी तरीके से समर्पित होंगे अपने कंट्री को, उसके कल्चर को, उसकी लैंग्वेज को, मैंने अपने लिए, चाहे वो जैसा हो, हमारा डिवोशन किसके लिए होगा, अपने कंट्री के लिए होगा। डेट इज कॉल्ड आर नेशनलिज्म। समझ गए, ए पॉइंट। चले नेक्स्ट, चलो मैचिंग करेंगे भाई हम। मैच द टर्म विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो। उटोपियन सोसाइटी इज, उटोपियन सोसाइटी क्या चीज़ है, अ सोसाइटी अंडर ए बेनिवोलेंट मोनार्की, अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए चूजन फ्यू वाइज मैन, अ सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या है ये, अ सोसाइटी डेट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, जो है नहीं है। ठीक है, जो है नहीं है। और क्या आ जाता है, अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए चूजन फ्यू वाइज मैन, एक ऐसी सोसाइटी जिसको कुछ ही वाइज मैन कंट्रोल किए हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उटोपियन सोसाइटी। जो हो इसे कोई पसंद नहीं करता, दैट इज़ अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि उसे कुछ वाइज लोग ही कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 इसके लिए प्रॉपर सही है। तो बी पॉइंट, हम इस पर पॉइंट मार्क लगाना पसंद करेंगे। पॉइंट नंबर बी, 2 एंड 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म। अच्छा, प्लेबिसाइट। अब प्लेबिसाइट मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ डेफिनेशन बता देंगे तो इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो जाएगा। प्लेबिसाइट डायरेक्ट बता देते हैं क्या चीज़ होती है। प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोट का काम होता है ना। तो डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन ऑफ ए रिलीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। तो ये पॉइंट नंबर डी में लिखा हुआ है, आप डी में पहले पॉइंट लगा फिर हम इसको समझा देंगे कि प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन ऑफ ए रिलीजन, एक रिलीजन के सारे लोग आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल, उनसे कहा जाता है कि या तो वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें या फिर वो उसको एक्सेप्ट कर दें। डायरेक्ट वोट ले लिया जाता है उनसे, एक तरीके से क्या कहा जाता है, इसको प्लेबिसाइट कहा जाता है ना, प्लेबिसाइट। सही है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो, अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज ए नेसेसिटी बिकॉज, है ना, ये कहते थे कि भाई नेशन ज़रूरी है हो रहना, क्यों, इट इंश्योर प्रोटेक्शन टू ऑल द हैबिटेंट्स, इट इंश्योर लिबर्टी टू ऑल द इनहेबिटेंट सिटीजन, इन इंश्योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट टू इट्स इनहेबिटेंट, इट इंश्योर जॉब एंड गुड हेल्थ टू ऑल इट्स हैबिटेंट, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना, इनमें से कौन सी कंट्री ने कांग्रेस ऑफ वियना को अटेंड नहीं किया था। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, स्विट्जरलैंड। इसमें रशिया नहीं था। ठीक है, ब्रिटेन, प्रूशिया, स्विट्जरलैंड, इसमें कौन नहीं था, रशिया नहीं था। आंसर आपका रशिया आ जाएगा। आगे देखो, द फर्स्ट ग्रेट रिवॉल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद इट्स कोर वर्ड्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्या था, ये क्या था। ठीक है,
ये था द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, द इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ना ना, ये क्या था? ये सीधे सीधे फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्या था? ये कोर वर्ड्स थे नेशनलिज्म के। कहाँ पर? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थे। कहाँ के थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट चले 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए सही है? हम चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर देखते हैं। दो भी हो सकते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट वॉज प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु कुड henceforth कॉन्स्टिट्यूशन द नेशन एंड शेप इट डेंसिटी। ठीक है, एकदम करेक्ट है सेंटेंस भाई। फ्रांस विल हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एंड न्यू रिपब्लिक विल बी हेडेड बाई ए मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। गलत है। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट इन प्लेस ऑफ फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन। हाँ, ये ठीक है, एक पॉइंट आ जाता है कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनेगा जहाँ पर फॉर्मुलेट ऐसे यूनिफॉर्म लॉज बनाए जाएंगे जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्रांस। ये तो गलत है, इसमें कोई भी कस्टम ड्यूटीज यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं की गई थी किसी के ऊपर भी। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमको सही दिखाई दे रहे हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए एकदम सही थे, पहला और तीसरा। चले नेक्स्ट। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर दैट द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम यूरोप को इस डेस्पोटिज्म से लिबरेट करा देंगे। ये डेस्टिनी है, ये भाग्य बदल देंगे उनका। तो क्या कर देंगे वो इसके लिए? टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। बी पॉइंट सही है एकदम। चलो आगे। द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन है। सिविल कोड को क्या कहते थे 1804 को? ये नहीं तो नेपोलियन कोड था। सिविल कोड इज इक्वल टू नेपोलियन कोड। नेक्स्ट चलते हैं। द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर लिबरल नेशनलिज्म को क्या कहते हैं? कि जो इंडिविजुअल्स हैं और मतलब इक्वलिटी सबको बराबर बराबर होनी चाहिए। तो क्या है? ये तो बहुत सिंपल हमें कहीं दिख रहा है ना, फ्रीडम एंड फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंडिविजुअल के लिए आज़ादी है और लॉ के सामने हम लोग सब बराबर हैं। पॉइंट नंबर ए। द नेपोलियन कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू विच द फॉलोइंग रीजन्स? कौन से रीजन में था ये? इंग्लैंड, स्पेन, रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल या पोलैंड? तो ये रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल सब में था। ये रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल सब में था। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? यंग इटली किसने बनाया था? गिसेप्पे मैज़िनी ने। याद आ गया है ना, गिसेप्पे मैज़िनी। द टर्म यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज का मीन्स क्या होता है? यूनिवर्सल सफरेज बहुत सिंपल है, राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट, सारे एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार था। बी पॉइंट, राइट टू वोट टू फॉर ऑल एडल्ट्स, है सिंपल। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और बिलीफ ऑफ द कंजर्वेटिव? इसमें कंजर्वेटिव्स का कोई भी फीचर, इसमें एक कोई या फिर दो कोई नहीं होंगे। चलो अपन ढूंढते हैं। कंजर्वेटिव बिलीव इन एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ ये तो करते हैं। कंजर्वेटिव स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, हाँ ये भी वो करते हैं। कंजर्वेटिव प्रपोज टू रिटर्न द सोसाइटी ऑफ द प्री रिवॉल्यूशनरी डेज एंड वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू स्टैंडर्ड मोनार्की, नहीं वो प्रपोज नहीं करते थे। यही चीज़, यही गलत है, यही गलत है। कंजर्वेटिव प्रपोज टू रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डे, कि वो प्री रेवोल्यूशनरी डेज में चले जाएं, एंड वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू स्टैंडर्ड मोनार्की, और मोनार्की को स्टैंड करने वाले मॉडर्नाइजेशन के वो साथ के अंगेंस्ट थे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? कंजर्वेटिव चाहते थे कि भाई परंपराओं को अपनाओ लेकिन मॉडर्न तरीके से अपनाओ। वो मोनार्कीज को भी नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है, वो बीच का एक मॉडरेट वे अपनाना चाहते थे। थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट। द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस नेशन, अभी बताया था ना, कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज ग्रीस, ग्रीस में संधि जो हुई थी, ट्रीटी हुई थी। 26 हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज्ड एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, किसने कहा था? डिक मैट्रिस ने, पता है सबको, डिक मैट्रिस ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है अगर तो सारे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो किसने प्ले किया था यहाँ पर? ऑटोमन बिस्मार्क ने।
ये प्रूशियन चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क। बी पॉइंट। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट। 3 वार हुए थे ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। एंडेड इन, कहाँ कब एंडेड हुआ था, कैसे एंडेड हुआ था? ये प्रूशियन की विक्ट्री के साथ ही हो गया था। ठीक है, 3 बार हुए थे, 7 सालों में हुए थे। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। एंडेड इन, ये प्रूशियन विक्ट्री पर जाके ख़त्म हो गया था। हु वॉज प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ जर्मनी? जर्मनी का भाई एम्परर कौन था? तो केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? यूनाइटेड इटली का राजा कौन बना? तो विक्टर एमल सेकंड। विक्टर एमल सेकंड, ये था। चलो नेक्स्ट। चलो, व्हाट हेल्प द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशन स्टेट इन ब्रिटेन? ब्रिटेन में भाई क्या किसने हेल्प किया था एक स्टेट बनाने में? द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वाज द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहीवल। In 1968 the monarchy in Britain had seized the power of English Parliament. The Parliament, through a bloodless revolution, seized power from monarchy, which gradually led to the emergence of a nation state. एक bloodless revolution, seized power from the monarchy. ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये इसने हेल्प किया था ब्रिटेन को नेशन स्टेट बनाने में। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में किसका सबसे बड़ा योगदान था? रिस्पॉन्सिबल कौन था? बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन हु बियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ये ओक लीव्स के इसने क्राउन पहना हुआ है, ये कौन थी? ये थी हमारी जर्मेनिया। ये एलिगोरी थी जर्मेनिया। क्या नाम है? जर्मेनिया। योर आंसर्स। नेक्स्ट 34। A large part of the Balkan region was under the control of। बाल्कन रीजन के बहुत सारा पार्ट किसके कंट्रोल में था? ये था ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर। चूज द करेक्ट नेशनलिटी। द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरी। फ्रेडरिक सोरी कहाँ के थे? अभी बताया था हमने, स्विस के थे जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई है। ठीक है, वो कहाँ के थे? स्विस। SWISS। नेशनलिज्म विद एमर्ज एज ए फोर्स इन लेट 19th century वाज। नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ओन्स कंट्री फॉर इट्स हिस्ट्री। अपने ही नेशन के लिए, उसकी हिस्ट्री के लिए, उसके कल्चर के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग डिवोशन, दैट इज कॉल्ड आवर नेशनलिज्म। चलो चलो, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक। ये तो स्विस, अच्छा। चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरी हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फ्रेंच। नेशनलिज्म विच एमर्ज एज ए फोर्स इन 19th century, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वॉन्स ओन कंट्री। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट हैपेंस टू द पोलैंड एट द एंड ऑफ द 18th century, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट? ठीक है, तो पोलैंड का क्या हुआ? ठीक है, 18th century के एंड में पोलैंड का क्या हुआ? तो पोलैंड वाज पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th century बाय 3 great parts, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, पोलैंड का पार्टीशन हो गया था, 3 पार्ट में से डिवाइड कर दिया गया था। एक रशिया बना, दूसरा प्रूशिया बना और तीसरा ऑस्ट्रिया बना। व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ द 18th century, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट? ओके, चले आगे चलते हैं 41 पे। What type of conservative regime was set up in 1815 in Europe? किस टाइप के थे ये कंजर्वेटिव रिजाइम? ये सब कैसे थे? ये ऑटोक्रेटिक थे। कैसे थे? ऑटोक्रेटिक। आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम फॉर वर्ड फॉर द फॉलोइंग। किसने बनाया था? फ्रेडरिक सोरी ने बनाया था ना, सबसे पहले पेंटिंग बनी हुई है। नेपोलियन इन्वेडेड इटली। नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया कब? 1790s में। हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? यूनाइटेड इटली का कौन किंग था? तो विक्टर एमल सेकंड। विक्टर एमल सेकंड। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया? जर्मेनिया की पिक्चर किसने बनाई? फिलिप वेट ने। किसने बनाई? फिलिप वेट ने उसकी इमेज को पेंट किया था। हु सेड वेयर फ्रांसिस नीज? ये किसने कहा था? अभी बताया था, ड्यूक मैट्रिश ने। ठीक है, चले 47। What happened to Poland at the end of the 18th century?
तो ये बताया था अभी हमने आपको, फिर से रिवाइज करा दिया कि पोलैंड के पार्टीशन हो गए थे, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट 48। देखो, हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में किसका मेन रोल प्ले किया था? ऑटोमन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर ने। 3 wars ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंडेड। ये किस पर एंड हुए थे जा करके? तो यहाँ पर किस पर एंड हो गए थे? क्या हुआ था वहाँ पर जा करके? प्रूशियन विक्ट्री पर। हु वॉज प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। 1871 में जर्मनी का एम्परर कौन था? केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। चलो नेक्स्ट 51। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द फीचर ऑफ नेपोलियन कोड का फीचर नहीं है इसमें से कौन सा? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ है ना, बर्थ से कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, आपको आपके कामों के हिसाब से प्रिविलेजेस दिए जाते थे। ये नेपोलियन कोड का एक फीचर यहाँ पर नहीं है। हु वॉज द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना को किसने होस्ट किया था? ड्यूक मैट्रिच ने। किसने किया था? ड्यूक मैट्रिच ने। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर। क्या क्या चेंजेस आए थे? पॉलिटिकल भी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल भी, है ना। इट एंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की, हाँ हो गया था। इट ट्रांसफर्ड पावर टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, हाँ ये भी किया था। इट प्रोक्लेम डेट हैंस फोर पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप डेंसिटी, ये भी हुआ था। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव सारे हैं इसमें, तीनों ही इसके ये चेंजेस हो गए थे इसमें। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए, मतलब शॉर्ट में आ जाए तो भी आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हो इसमें आराम से। व्हाट डज द एब्सोल्यूट मीन्स। एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है? मोनार्कियल गवर्नमेंट। एब्सोल्यूटिस्ट आता है ना, तो एब्सोल्यूटिज्म मीन्स मोनार्कियल गवर्नमेंट, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूटिज्म। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद। सबसे पहला नेशनलिज्म मीन्स क्या होता है, ये सब कब आया? तो ये आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कब, कैसे आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। What does a blind folded woman carrying a pair of weighting scales symbolize? एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन है ना, और एक पेयर है उसके स्केल्स, वो ये लेकर के जा रही, पेयर ऑफ वेटिंग स्केल्स लेकर के जा रही है। ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पर ये बात? तो ये बताता है किसको? जस्टिस को। स्केल, एक मतलब स्केल समझो तराजू को, है ना, उसमें वेट कर रही है, ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी उसने अपने आँखों को बंद किया हुआ है। तो ये वुमेन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वुमेन रिप्रेजेंट कर रही है जस्टिस को, कि जस्टिस के लिए हमें आँखें खोलने की ज़रूरत नहीं होती है ना, है ना भाई। वो कैसा होना चाहिए? वो इम्पार्शियल होना चाहिए, है ना, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। चले आगे चलते 57 पे। व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना 1850। ट्रीटी ऑफ वियना का मेन इंटेंशन क्या था? रेस्टोर मोनार्कीज़ को वापस रेस्टोर करना। दोबारा से मोनार्की सिस्टम आया था, नहीं आया था ट्रीटी ऑफ वियना में, बस तो रेस्टोर मोनार्कीज़। हु वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। इसके माने जर्मन के यूनिफिकेशन के बाद इसका एम्परर कौन बना, कौन था? याद आया? तो प्रूशियन किंग था विलियम वन। कौन था? प्रूशियन किंग विलियम वन, विलियम फर्स्ट भी कह सकते हो। व्हाट डज जर्मेनिया सिम्बोलाइज। जर्मेनिया क्या सिम्बोलाइज करती है भाई? जर्मनी सिम्बोलाइज करती है जर्मन नेशन को। सीधी सी बात है, कोई बात थोड़ी है। जर्मनी किसको सिम्बोलाइज करेंगी? जर्मन नेशन को। भारत माता किसको रिप्रेजेंट करेंगी? भारत को ना। फिर चलो आगे चलते हैं। हु वाज ग्यूसेप्पे मैज़नी। कौन थे ग्यूसेप्पे मैज़नी? इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। कौन थे? इटालियन रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, बी पॉइंट पे लिखा हुआ है। नेम द कस्टम यूनियन फाउंड बाय प्रूशिया टू अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। उस कस्टम का नाम बताना है सिर्फ हमको, जिसने टैरिफ बैरियर को अबॉलिश किया, ठीक है, उसको कहते हैं ज़ोल्वेरियन। कौन था? ज़ोल्वेरियन। कहाँ लिखा है? बी पॉइंट पर। व्हाट इज डासवोक। डासवोक स्टैंड फॉर, डासवोक क्या है? डासवोक मतलब कॉमन पीपल, है ना, दासवोक मीन्स कॉमन पीपल। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट पेज आपका। इतने पेशेंस के साथ पढ़ने के लिए
गॉड ब्लेस यू बच्चे, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू रोमांटिज्म, इनमें से रोमांटिज्म के लिए क्या बात सच है? बिल्कुल। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फ्रीडम ऑफ मार्केट, कल्चरल मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिज्म मीन्स ही कल्चरल मूवमेंट से है और किसी चीज़ से इसका मतलब ना निकालना आप। कल्चरल मूवमेंट है ना, अपने देश के कल्चर से प्यार करना, इसलिए कल्चरल मूवमेंट होता है। हु वर जंकर्स, पता है ना, जंकर्स लार्ज लैंड ओनर्स होते थे, जंकर्स होते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। सबसे ज़्यादा सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, सबसे ज़्यादा टेंशन का कारण था हमारा ये कौन सा? द बाल्कन्स। क्या था? द बाल्कन्स। ये तो रहे आपके MCQs। नेक्स्ट में अब हम नेक्स्ट वीडियो इसी नेशनलिज्म यूरोप का ही लेकर के आएंगे और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे FIBs, कुछ वन लाइनर्स और आपकी पिक्चर स्टडीज़। तो मेरे वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए और इसको इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।